लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीलिंग विद इश्यूज ऑफ फाइंडिंग वंस ओन आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है कि अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह होती है व्यक्ति में। अब इसमें दो थियरीज एक साथ मिक्स्ड हैं, है ना, कि वो कौन सी अवस्था है जहां पे व्यक्ति स्वयं की आइडेंटिटी कि मैं हूं कौन भाई, है मैं बड़ा हूं, बच्चा हूं, मैं जीवन में क्या करूंगा, मुझे लोग कैसे पहचानेंगे, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। एक वर्ड आपने सुना होगा, हमने बैच में भी किया हुआ है। एरिक एरिक्सन की थियरी को आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड उन्होंने कॉइन किया कि मतलब जब आप अपनी आइडेंटिटी खोज रहे होते हैं कि जीवन में मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना है, मैं हूं कौन। ठीक। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी जिन चीजों को आप टच और फील कर सकते हैं। ये पेन है, ये कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जब मैं कुछ विचार अपने मन में सोच रही हूँ, विचार जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उनको टच नहीं किया जा सकता, फील ही कर सकते हो। कॉन्क्रीट चीजों को टच किया जा सकता है, वो मूर्त रूप में आपके सामने होती हैं। अब अगर आपने एरिक्सन की थियरी नहीं भी पढ़ी, जो कि डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है और एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है ना, तो अगर हम बात करें, थोड़े दिन रुक जाइए कंचन, अगर हम बात करें यहां, तो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आपने पढ़ लिया तो आपको आइडिया लग गया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है पियाजे के, जो कि 11 वर्ष के बाद होता है। अब हमें पता है 11 वर्ष के बाद वाली अवस्था सिर्फ एडोलेसेंस है यहाँ पे। तो अगर हमें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं भी पता, हमने एरिक्सन की थियरी मान लीजिए नहीं पढ़ी, तब भी हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अमूर्त चिंतन जो है वो आपको पता है फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 और 15 के बीच की उम्र है, जिसको किशोरावस्था कह सकते हैं, उसी उम्र में अमूर्त चिंतन आता है। डिडक्टिव थिंकिंग भी, निगमनात्मक तर्क भी इसी उम्र में आता है। ठीक है बात। तो एडोलेसेंस कितने की उम्र होती है, 12 से 18 वर्ष, WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 वर्ष। ठीक है बात। इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड भी कहा जाता है, इसको ब्रिज पीरियड भी कहते हैं, इसको हम ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं, इसको हम रिवोल्ट की एज भी कहते हैं। बच्चा बहुत विद्रोह करता है, बहुत सारे चेंजेस उसमें हो रहे होते हैं, हीरो वर्शिप होती है, बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें इन्फेंसी की, तो ये जन्म से 2 वर्ष है। अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष भी कई जगह पे, इसको टॉय एज भी कह देते हैं। मिडिल चाइल्डहुड वही आपका 6 से 8 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, मतलब लेटर चाइल्डहुड जो उत्तर बाल्यावस्था है, और थोड़ा सा अर्ली चाइल्डहुड, दोनों के बीच की अवस्था को मिडिल चाइल्डहुड कह देते हैं। तो आंसर क्या हुआ, एडोलेसेंस हुआ, किशोरावस्था हुआ। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिएगा, which of the following statements given below is not correct about the principles of development। यानी विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है, बताइएगा। तो अगर हम बात करें यहां विकास के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। डेवलपमेंट फॉलोज पर्टिकुलर सीक्वेंस, यानी विकास एक खास क्रम को फॉलो करता है, एक क्रम के अनुसार चलता है, बिल्कुल क्रम के अनुसार चलता है। ऐसा थोड़ी होता है आज आप कितने साल के हैं, या आज आप बोलना सीखे हैं और कल आप कविताएं गाना शुरू कर देंगे। पहला शब्द आपने आज बोला और अचानक आपने कविताएं गाना शुरू कर दिया, इसको समझने में फिर भी मुश्किल होगी। आज आपने बैठना सीखा और कल दौड़ना सीख लिया, ऐसा तो नहीं होता है आप पहले दौड़ना सीखा बाद में बैठना सीखा या खड़े होना सीखा, ऐसा भी नहीं होता। एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, एक प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल प्रोसेस है विकास, POS जिसको हम कहते हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है कि बच्चा क्या है, पहले इन्फेंसी में होता है, फिर वो अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलेसेंस में जाएगा, फिर अडल्ट बनेगा, फिर ओल्ड एज आएगी और टाटा बाय बाय आप दुनिया को कह जाएंगे। ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये एक सीक्वेंस है। पहले बूढ़े होते हैं या बाद में जवान होते हैं, ऐसा नहीं होता ना। पहले आप बच्चे होंगे, उससे भी पहले आप एक शिशु होंगे गोद में खेलने वाले, फिर उसके बाद आप एक चाइल्डहुड आता है, आपका बचपन आता है जब आप खेलते कूदते हैं, फिर जवानी, फिर आपका वयस्कता अगर हम कह रहे हैं किशोरावस्था के बाद, ठीक, फिर जाकर के कहीं आप ओल्ड एज में जाते हैं। ऐसा हुआ है कोई पहले ओल्ड एज में चला गया हो, बाद में वो बच्चा बना हो, नहीं हो सकता ना। तो एक पैटर्न है, एक क्रम है ना, एक क्रम है कि आप दौड़ने से पहले चलना सीखते हैं, चलने से पहले खड़े होना सीखते हैं। फिर आता है बी ऑप्शन, डेवलपमेंट फॉलोज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी विकास विभेदन एवं एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, हमने ये प्रिंसिपल्स में पढ़ा है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, सबका एक साथ मिलकर काम करना। डिफरेंशिएशन क्या है, जो आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीख रहे हैं चीजें। डिफरेंशिएट मतलब आप किसी चीज को उठाना सीख रहे हैं, उसके बाद उसको फेंकना भी सीखेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आप साइकिल चलाते हैं जब, तो आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का प्रिंसिपल यूज होता है। क्यों, क्योंकि पहले आपने दौड़ना या चलना सीखा होगा, वही काम आप साइकिल पे बैठ के करते हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं वहां पे, तो डिफरेंशिएशन जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपने चीजें सीखी हैं, उसके बाद उन सबको इंटीग्रेट करते हैं, विकास के सभी पहलुओं को इंटीग्रेट करते हैं। आपका देखना भी, यानी बैलेंस बनाना भी,
और साइकिल चलाना भी, या जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका जो आंखों का विकास हुआ होगा, वो जो आपकी मोटर स्किल्स हैं उनका विकास हुआ होगा, उछलने का, कूदने का, दौड़ने का, जो आपने अलग अलग सीखी होंगी वो एक साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो ये भी विकास का ही एक प्रिंसिपल है। फिर आती है डेवलपमेंट फॉलोज टो टू हेड डायरेक्शन। हमसे पूछा था क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है ना, नॉट वाला क्वेश्चन पूछा है तो हमें नॉट वाला ही आंसर चाहिए होगा, यानी जो गलत है। तो डेवलपमेंट फॉलोज टो टू हेड डायरेक्शन, यानी आपके पैर से सिर की ओर चलता है विकास, ऐसा तो नहीं है भाई। पहले तो बच्चा सर संभालना सीखता है, फिर बाकी आपका जो ये ट्रंक पार्ट है या बाकी का आपका जो लेग्स का पार्ट है वो आप बाद में सीखते हैं। मतलब कि पहले बच्चा, और ये गर्भ से ऐसे ही शुरू होता है कि पहले सर का विकास होता है, फिर आप गर्दन संभालना सीखते हैं जब बैठना शुरू करते हैं, फिर ये वाला पार्ट आप बैठना शुरू करते हैं, फिर खड़े होना शुरू करते हैं, तो सर से पैर तक जाता है, यानी हेड टू टो जाता है, जिसको सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। सेफेल का मतलब ये खोपड़ी यानी ब्रेन आपका, तो सेफेलोकॉर्डल ये विकास की क्या है, एक दिशा है। लेकिन इन्होंने उल्टा कह दिया, इन्होंने कह दिया टो टू हेड, यानी पहले चलना सीखेगा, सर संभालना बाद में सीखेगा। ये एकदम खराब बात हो गई। विकास पैर से सिर की ओर नहीं जाता, सिर से पैर की ओर जाता है। डेवलपमेंट फॉलो सेंटर टू पेरिफेरी, ये बात एकदम सही है। सेंटर से पेरिफेरी क्या है, पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, या पहले कंधों पे कंट्रोल आएगा, बाद में जाकर के आपका आर्म्स पे और बाद में उंगलियों पे, है ना। तो ये क्या है, ये बात यहां पे गलत है। कौन सी, सी, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे नहीं तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डिटेल पढ़ेंगे अपनी मैराथन में। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन इज, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है, यानी हम इंडिविजुअल्स डिफरेंट क्यों हैं। आप कई हजार में लोग हैं, है ना, या आपके भाई बहन भी होंगे घर में, क्या सब एक जैसे हैं, नहीं है। अपने इंटरेस्ट, किसी को किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को किसी काम में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी को गेमिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी को साइकिलिंग में इंटरेस्ट होगा, यानी सबके इंटरेस्ट यानी सबकी रुचियां भिन्न होती हैं, सबके एप्टीट्यूड यानी किस क्षेत्र में कौन अच्छा कर सकता है वो अलग होगा। इसके अलावा एटीट्यूड, सबका नजरिया डिफरेंट होगा, एज का भी अंतर होता है, इंटेलिजेंस के लेवल का भी अंतर होता है। तो ये सारे अंतरों के बावजूद दिखने में भी हम सभी सेम नहीं होते, है ना। तो ये सारे अंतर हमें पाए जाते हैं, इसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं कि लोग इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, व्यक्ति जो है विभिन्न होते हैं, नहीं तो सब रॉबोट्स हो जाएंगे अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो, है ना। तो ओनली भाई एक जैसे क्या होते हैं, एक जैसा फोन होता है कि आप सेम मॉडल ले आए दुकान से तो सारे एक जैसे चलेंगे बिल्कुल, लेकिन इंडिविजुअल्स में ऐसा नहीं है संभव। ठीक, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्राइमरी कॉज क्या है, मुख्य कारण क्या है, ओनली जेनेटिक मेकअप, सिर्फ जीन्स की वजह से अलग हैं हम, हमारी सिर्फ हेरिडिटी की वजह से अलग हैं। ऐसा नहीं है जो जुड़वा बच्चे जिनकी हेरिडिटी में बहुत सिमिलैरिटी भी है उनमें भी अंतर पाए जाएंगे। तो जेनेटिक मेकअप तो होता ही है अलग, लेकिन सिर्फ जेनेटिक मेकअप नहीं है इसका कारण, इसका कारण एनवायरमेंट भी है ना। ओनली द चाइल्ड रियरिंग स्टाइल, यानी सिर्फ पेरेंटिंग स्टाइल जी नहीं। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जो व्यक्ति है, डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल है। इन दोनों के बीच में जो जटिल या परस्पर अंतःक्रिया हो रही होती है कि आपको जो हेरिडिटी से मिला है और आपको जो एनवायरमेंट मिला है। हेरिडिटी से आपके अंदर क्षमता थी कि आपके माता पिता स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो आपकी हेरिडिटी बहुत बेटर है स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए, शारीरिक क्षमता आपकी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिली तो आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाएंगे, या फिर वाइस वर्सा इसका हो सकता है। ठीक, तो ओनली द फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, जी नहीं, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सोशलाइजेशन इज अभी आसान सा सवाल है कि सामाजिकरण क्या है, एक लीनियर और फिक्स्ड प्रोसेस है, एक रेखिक प्रोसेस है, फिर ये होगा फिर ये होगा और फिक्स्ड है बिल्कुल, है ना। या फिर फिक्स्ड तो समाज भी नहीं होता, समय के साथ समाज भी बदलता है, फ्लेक्सिबल या चेंजेस आते हैं, डायनेमिक होता है, तो फिक्स्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी प्रोसेस है, अगर ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर प्रोसेस है, चाहे वो सोशलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, कोई भी प्रोसेस है दुनिया की, वो फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि अगर फिक्स होगी तो वो प्रोसेस नहीं कहलाएगी, है ना। तो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो वो चेंज तो होगी ही। सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल, देखिए यूनिडायमेंशनल कुछ भी अच्छा वर्ड नहीं है, एकदम नेगेटिव है। यूनिडायमेंशनल मतलब सिंगल डायरेक्शन होती है, जबकि मल्टीपल डायरेक्शन होती है। समाज अलग अलग तरह का है, अलग अलग दिशाओं में चीजें होती हैं, तो ये कहना भी गलत हो गया। कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, यानी जटिल है और मल्टीपल दिशाओं में काम करता है। बहुत सारी जटिलताएं हैं, जो एक समाज में सही है वो दूसरे में गलत हो जाएगा, जो दूसरे में गलत है वो तीसरे में सही हो सकता है। या फिर पहनावे से लेकर के, सोच से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, सब में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, इतना सिंपल नहीं है, है ना। कई बार आप देखते हो
कि माँ बाप कह रहे हैं भाई सच बोला करो, फिर माँ बाप ही कह रहे हैं कि कोई आया है कि कह दो पापा तो है नहीं। तो ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी है कि किसके सामने कैसा बिहेव करना है और कब करना है, किस बात को कहना है किस बात को नहीं कहना है। मल्टीपल डायमेंशंस हैं, समाज में भी परिवर्तन आते हैं, भाषा में भी परिवर्तन आएगा, समाज में पहनावे में परिवर्तन आएगा, जो चीजें सही थी वो पहले गलत थी, वो सब चेंजेस भी होंगे। तो मल्टीपल डायमेंशंस है और कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ठीक है ना, रिजिड एंड यूनिवर्सल नहीं है ना, कि सबके लिए एक जैसा होगा समाज, अमेरिका में अलग होगा, इंडिया में अलग होगा, कहीं और कहीं कुछ और होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है, जीन पियाजे सजेस्टेड दैट, पियाजे ने क्या सजेस्ट किया भाई, चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट्स, बड़ों से बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं और सोचते हैं। या फिर बी ऑप्शन है, लैंग्वेज फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, यानी भाषा विकास को सुसाध्य करती है, यानी लैंग्वेज फैसिलिटेट करती है आपके ब्रेन के डेवलपमेंट को, आपके मेंटल स्किल्स के डेवलपमेंट को। कॉग्निशन का मतलब है आपके मेंटल स्किल्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, यानी जो बच्चों की सोच है वो वयस्कों से मात्रा में अलग होती है, यानी वयस्क ज्यादा सोचते हैं और बच्चे कम सोचते हैं। बताइए एक बार, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि पियाजे ने कहा है क्वांटिटी का अंतर नहीं है, किसका अंतर है, क्वालिटी का अंतर है ना, किसका अंतर है, क्वालिटी का अंतर है। बच्चों की सोचने की दिशा अलग हो सकती है, सोचते वो भी हैं, बड़े भी सोचते हैं, है ना, तो ये कहना गलत होगा, यहाँ क्वालिटी में अंतर होगा, अमाउंट में नहीं, क्वांटिटी में नहीं। आर बॉर्न एज ब्लैंक स्लेट्स, ये बात तो जॉन लॉक कह रहे थे, पियाजे बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानेंगे कि खाली तख्तियां कुछ भी लिख दो, बल्कि पियाजे कह रहे हैं सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज फैसिलिटेट करती है कॉग्निशन को, ये बात वाइगॉस्की कहते हुए अच्छे लगते हैं, पियाजे कहते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने उतना महत्व लैंग्वेज को नहीं दिया है ना। या अगर हम देखें उन 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन वाइगॉस्की उसको ज्यादा महत्व देते हैं, तो हम कहेंगे कि चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट्स, बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं, उनका तरीका डिफरेंट होगा, वे डिफरेंट होगा सोचने का। बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी सही से सही युग्म पहचानना है आपको, कौन से जोड़े का मिलान सही हुआ है, ठीक है। इन्फेंसी जो है 6 से 11 वर्ष की अवस्था है, अभी बताया था 2 मिनट पहले, अगर इसमें भी कोई गलती करेगा तो बड़े दुख की बात हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने 2 मिनट पहले इसको डिस्कस किया है कि जो आपका इन्फेंसी है वो कितने से कितने साल की अवस्था को कहते हैं, यानी शैशवावस्था की अगर हम बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, इन्फेंसी यानी शिशु अवस्था क्या है, 6 से 11 वर्ष, जी नहीं, ये क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक। मिडिल चाइल्डहुड 2 से 6, ये तो उल्टा कर दिया उन्होंने, 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड होता है, और आपको पता है मिडिल चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड का ही एक तरह से दूसरा स्वरूप है, तो इसको 6 से कहीं या 5 से शुरू करते तो समझ आता। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल के बाद आती है, ये पियाजे कहते हैं एकदम बात सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक वर्ष की उम्र की अवस्था है, वो जो पियाजे की स्टेज है ना, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सम पीपल कांट फोकस से हम याद रखते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो ये जन्म से 2 वर्ष नहीं होती, 2 से 7 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेपर में एज इट इज चीजें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और पढ़िएगा। अ मेजर क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसकी प्रमुख आलोचना क्या है ना। आप कितना भी अच्छा करिए, आलोचना तो कुछ ना कुछ होगी। तो अगर हम बात करें कि उसके बारे में नेगेटिव बात क्या है, या किसने, उस कैरल गिलिगन उनकी ही स्टूडेंट थी, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया किसको, कोहलबर्ग को, जेंडर बायस थियरी कहा, कल्चर बायस कहा, और भी कुछ बातें कही। तो देखिए एक बार कौन सी बात यहां सही है कि क्रिटिसिज्म कौन सा मेजर क्रिटिसिज्म है। इट डज नॉट स्पेसिफाई स्टेजेस, यानी यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता, जबकि 6 स्टेजेस क्लियरली दी हुई है, 3 लेवल्स क्लियरली दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेज क्लियर नहीं है, कि कोई स्टेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन सी स्टेज में क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम नहीं है कोहलबर्ग की थियरी में। फिर आता है बी ऑप्शन, इट डिसरिगार्ड्स द इफेक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर ऑन मॉरल थिंकिंग, यानी यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। यानी जो कल्चर का प्रभाव है और जो जेंडर का प्रभाव है सही और गलत पे, है ना, सही और गलत पे, महिलाओं के लिए सही और गलत समाज ने अलग तय किया हुआ है, पुरुषों के लिए अलग। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कल्चर का भी प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका में हो सकता है एक चीज सही हो जो हमारे यहाँ गलत है, या जो हमारे यहाँ गलत है हो सकता है वहां सही हो, या अलग कंट्रीज में भी। तो जिस संस्कृति से आप आ रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है आपके सही और गलत पे भी। जो मॉरल थिंकिंग है, आपकी नैतिकता है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस बात को कोहलबर्ग ने ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कहा सारी दुनिया के लिए यही यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, जबकि संस्कृति के बदलते ही, जेंडर के बदलते ही बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, जो कि मतलब उस तरह से नहीं होनी चाहिए मॉरली। अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन इज दी
राइट आंसर ओवर हियर, ये बात सही है, फिर भी चेक कर लेते हैं। इट यूजेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ चिल्ड्रन इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स, यानी यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करती है। तो ये तो पॉजिटिव बात है कि इन्होंने मतलब डिस्कशन किया और वो सब, ये इसकी अवहेलना नहीं है या इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इट डज नॉट गिव अ फिक्स्ड सीक्वेंस, फिक्स्ड सीक्वेंस दिया तो हुआ है भाई। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो स्टेजेस हैं वो पूरी दुनिया के लिए सेम है। तो ये कल्चरल फैक्टर्स पे ध्यान नहीं है या जेंडर को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया कि जब महिलाओं की नैतिकता है वो केयर वाला एस्पेक्ट उसमें ज्यादा होता है एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लेव वाइगोस्की बिलीव्ड दैट, यानी वाइगोस्की ने क्या माना या वाइगोस्की का क्या मानना था। जवाब देंगे फटाफट से और फिर आगे बढ़ेंगे, बताइएगा एक बार। लेव वाइगोस्की का मानना था कि चिल्ड्रन पैसिवली रिप्रोड्यूस व्हाट इज प्रेजेंटेड टू देम, यानी बच्चे निष्क्रिय रूप से काम करते हैं, बच्चे कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकते पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो बच्चे इनके लिए एक्टिव होंगे, है ना। रचनावाद क्या कहता है कि बच्चा सक्रिय होगा, ये पैसिव बता रहे हैं बच्चों को, पैसिव बच्चा हो नहीं सकता। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बाय सपोर्ट फ्रॉम अडल्ट्स, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ को खुद बनाते हैं, ये बात एकदम सही है। यानी उसको जहां मदद की जरूरत पड़ेगी, आप बहुत कुछ सीखते हैं चर्चाओं से, आसपास के माहौल में जो हो रहा होता है, आप खाना बनाना भी वैसे ही सीखते हैं, आप साइकिल चलाना भी वैसे ही सीखते हैं, सपोर्ट से अडल्ट्स की, ठीक है ना। चिल्ड्रन लर्न बाय एसोसिएटिंग स्टिमुलस विद रिस्पॉन्स, SR का यहाँ कोई रोल नहीं है। स्टिमुलस क्या होता है? एक तरह का लालच कह लीजिए आप, या एक ऐसी चीज जो आपको बाध्य करती है, कोई रिएक्शन देने पे मजबूर करती है। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, जो समोसे की खुशबू है वो मोटू और पतलू के लिए क्या है, स्पेशली मोटू के लिए वो स्टिमुलस है, वो रिस्पॉन्स क्या आता है, वो खिंचा चला जाता है वहां। ये काम बिहेवियरिज्म में होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं होता। ये SR आपकी पेपर का काम का ही नहीं है, पेपर में आपके सीटेट में स्पेशली। चिल्ड्रन लर्न व्हेन प्रेजेंटेड विद एप्रोप्रिएट मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स, देखिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों ही बहुत लंबे नहीं चलते, है ना, तो बच्चे को आपको इंटरेस्ट के साथ सिखाना है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से जवाब देंगे। तो अगर हम बात करते हैं, ए ऑप्शन 94% लोग कह रहे हैं। In his theory of cognitive development, Lev Vygotsky gave a lot of importance to psychological tools, यानी लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। अब वो कौन से मनोवैज्ञानिक उपकरण है? साइकोलॉजिकल, क्योंकि बाहर तो है नहीं, साइकोलॉजिकल क्यों कहा है? फिजिकल टूल्स हैं ये, लैंग्वेज थोड़ी फिजिकल टूल है ना। तो लैंग्वेज, यहाँ पे आपको पता है SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो कल्चर भी कोई आपके हाथ में नहीं है, कोई कॉन्क्रीट ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टच करके एकदम से सारी चीजें, कुछ एस्पेक्ट्स टच कर सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या है यहाँ पे? सही उत्तर हुआ कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है, इंसान का ग्रेटेस्ट टूल है, जिससे वो अपनी समझ को बना सकता है। मैं और आप अभी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करके अपनी समझ को विकसित कर रहे हैं। कैलेंडर, कैलकुलेटर, मोबाइल्स, इन सब में लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज में से कोई भी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा, इसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है? इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। प्रोग्रेसिव क्लासरूम है जो लर्निंग बाय डूइंग पे ध्यान दे, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, जहां बच्चा केंद्र में हो, है ना। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली क्लास अच्छी क्लास नहीं मानी जाएगी। चिल्ड्रन आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच एंड मेड टू फॉलो रिजिड करिकुलम। देखिए करिकुलम हमेशा फ्लेक्सिबल यानी लचीला होना चाहिए, और उसमें चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो क्लासरूम में, चाहे वो करिकुलम हो, सिलेबस हो, चीजें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीलापन हो, जिनमें चेंजेस की संभावना हो, सख्त ना हो, क्योंकि सख्त चीज या रिजिड ठोस चीज क्या होगी, टूट जाएगी समय के साथ, नहीं बदलेगी। तो द अप्रोच ऑफ ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिसेस टू फॉलोड, रिपीटेड प्रैक्टिस को अच्छा नहीं माना जाता, बस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रट्टे लगवा दो, नहीं अच्छा मानेंगे इसको हम। डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड डिस्कशंस आर दी बेसिस फॉर लर्निंग। आपको सिंपल एक फंडा पता है, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वही बेस्ट जवाब है। यानी प्रत्यक्ष अनुभव, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, आप उसको फील्ड ट्रिप पे ले गए, ताजमहल की सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, ताजमहल दिखाने भी ले गए हैं, या उसको कोई अनुभव उसके साथ साझा करने को कह रहे हैं, डिस्कशन को कह रहे हैं कि कोई बच्चा ताजमहल गया हो तो वो चर्चा करे उसका क्या अनुभव रहा, है ना। Individuals who demonstrate dash are acutely aware of their feelings and can show an appreciation for themselves। यानी वो इंडिविजुअल्स जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आर acutely aware of their feelings and can show an appreciation for themselves। यानी कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। यानी सेल्फ अवेयरनेस है उनमें कि वो, उनको कौन सी चीजें दुखी करती हैं, वो किस चीज से मोटिवेट होते हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर, अपने पैटर्न्स को लेकर के जो अवेयर हैं, कौन सी बुद्धि रखेंगे। देखिए सेल्फ लिखा है, खुद को जानने, खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस, खुद का टेम्परामेंट, है ना, ये सब
जो लोग जानते हो उनमें कौन सी बुद्धि है, तो गार्डनर की एक प्रकार है बुद्धि का जिसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर ये अदर्स के बारे में होता है ना, अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स यानी खुद की फीलिंग्स के बारे में, देमसेल्व्स, अगर अदर्स लिखा होता तो ये इंटरपर्सनल हो जाता। तो सिंपल सा जवाब है, बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, लॉजिकल मैथमेटिकल जो है वो मैथ्स में साइंस में अच्छे होंगे, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट जो है वो लैंग्वेज में अच्छे होंगे। लेकिन ये किस में अच्छे हैं? खुद को जानने में, अंतः व्यक्तिक, स्वयं को जानने में। ये फिलोसफर्स हो सकते हैं, है ना, ये बुद्धा के बारे में भी आप ये बात कह सकते हैं, हालांकि उनमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी है बट उसको अभी आपकी एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है एग्जिस्टेंशियल को, तो उनको इंट्रापर्सनल में ही डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स बाय टीचर्स हेल्प टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन इन चिल्ड्रन। यानी शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता, पक्षपात कम करने में मदद करेगा, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करने में मदद करेगा। कौन सा व्यवहार टीचर का? आस्किंग ओनली बॉयज टू पिक अप हैवी फर्नीचर इन क्लास, यानी कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना। अब इससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि सिर्फ लड़कों में ही क्षमता है और लड़कियों को कुछ भी उठाने का काम है तो करना ही नहीं है। जबकि हम पढ़ रहे हैं कर्णम मलेश्वरी 130 किलोग्राम तक वजन उठा ले रही हैं, तो थोड़ी ट्रेनिंग या जो कुछ तो उनको भी इन्वॉल्व करना ही होगा। यहाँ पे लड़कियों को भी, जरूरी नहीं है बहुत भारी सामान है तो दूसरा सामान, मतलब मिलजुल के भी काम किया जा सकता है, लड़के और लड़कियां मिलके भी डेस्क उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों का ही काम होगा। तो ये तो और प्रमोट करेगा जेंडर बायसनेस को या स्टीरियोटाइपिंग को। गिविंग टॉय डॉल्स एंड हाउसेस टू ओनली गर्ल्स, यानी जो गुड़ियों का खेल है वो सिर्फ लड़कियों से संबंधित है और लड़कों को हम गन दे रहे हैं, कार्स दे रहे हैं, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है। सी ऑप्शन है, रेफरिंग टू केयर गिविंग प्रोफेशंस फॉर विमेन ओनली। जहां केयर की बात आती है, देखभाल की बात आती है, तो हम कह रहे हैं सिर्फ फीमेल्स को बनाओ। अगर नर्सेस बनाना है तो सिर्फ फीमेल्स को बनाइए, जहां केयर करने की बात आए फीमेल्स को बनाइए। बच्चे का पालन पोषण करना है तो सिर्फ माता करे, पिता का कोई रोल ही नहीं है, वो तो केयर के कैपेबल ही नहीं है, केयर नहीं कर सकते। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलता है इस चीज से, इससे कोई कम नहीं हो रहा। ठीक, इनकलकेटिंग क्वालिटीज ऑटोनॉमी एंड एम्पैथी इन ऑल जेंडर्स, ये एक ऐसी चीज है, अगर हमने ये कर दिया तो हम क्या करेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी जो चला आ रहा है समाज में कि ये फीमेल्स का काम है, ये मेल्स का काम है, वो चीज कम होगी, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनकलकेटिंग क्वालिटीज ऑटोनॉमी एंड एम्पैथी इन ऑल जेंडर्स, मतलब क्या हुआ, सभी जेंडरों में, सभी जेंडर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अदर जेंडर हो, स्वायत्ता यानी एक तो ऑटोनॉमी के इंडिपेंडेंट हैं वो, और समानुभूति, एक दूसरे के शूज में खुद को रख के देख पाना कि यदि मैं मेल हूं तो मैं कैसे सोच पाऊं, या उस सिचुएशन में अगर आप किसी की भी सिचुएशन में खुद को अगर रख के देख पाए, एम्पैथाइज कर पाए, तो उससे क्या होगा, आप अपने आप ही अंतर करना बंद कर देंगे, किसी को दबाना बंद कर देंगे। रीजन क्या होगा, एम्पैथाइज किया आपने। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब एक्सप्लेनेशन कम करेंगे, फटाफट से आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच पर्सपेक्टिव कंसिडर्स लैंग्वेज टू बी एन इंपॉर्टेंट टूल दैट फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, यानी कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान के साथ सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। यानी जो कॉग्निशन है, आपकी मेंटल स्किल्स हैं, आपकी मेंटल एबिलिटीज हैं, उनको बेहतर करेगी लैंग्वेज। कौन मानेगा ये? सोशियो कल्चरल अप्रोच लैंग्वेज को एक ग्रेटेस्ट टूल के रूप में देखती है ह्यूमन की, और सोशियो कल्चरल अप्रोच थियरी का नाम है किसकी? वाइगॉस्की की थियरी, जो मानते हैं कि समाज और संस्कृति के द्वारा हमारे संज्ञानात्मक विकास क्या है? ब्रेन का डेवलपमेंट, मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट, सोचना, समझना, तर्क करना, ज्ञान का निर्माण करना, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे। साइकोडायनेमिक जो है वो फ्रॉइड की अप्रोच है, ये मन के एस्पेक्ट्स पे ज्यादा बात करेगी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ब्रेन को कंप्यूटर की तरह देखेगी। बिहेवियरिस्टिक तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम, यानी कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है, यानी इफेक्टिव टेक्निक नहीं है। डाइवर्सिटी क्या है? बच्चे अलग अलग तरह के होंगे, है ना, अलग अलग तरह से सीखेंगे। सारे बच्चे एक ढंग से कैसे सीखेंगे भाई, है ना, क्योंकि बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बच्चे डिफरेंट हैं क्लासरूम में, उनको कैसे केटर करें इसके बारे में कौन सी बात गलत है। फाइंडिंग आउट द स्टूडेंट्स सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, तो इससे तो अच्छे से डील हो पाएगा। हमें तो नेगेटिव आंसर चाहिए क्योंकि नॉट पूछा है। अडेप्टिंग पेडागोजी एज पर द स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यानी पेडागोजी को अडेप्ट करना, यानी बच्चे के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स में चेंज लाना। पेडागोजी का मतलब है यहाँ मेथड्स, ये भी बात सही है। प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, देखिए वैरायटी ऑफ एग्जांपल और मीनिंगफुल लर्निंग हमेशा अच्छे होते हैं।
ठीक है ना, कि किसी को एक एग्जांपल समझ नहीं आ रहा दूसरे से आ जाएगा। यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इग्नोरिंग द बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स, यानी स्टैंडर्डाइज्ड सेट इंस्ट्रक्शन एकदम खराब होती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए हमको, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मेथड्स जहां पे अपनाए जा सकें। स्टैंडर्डाइज्ड हो गई, आप सबको एक डंडे से हाँक रहे हैं, डू नॉट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। ये बात हम कहते हैं जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं, जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा था। ध्यान से करने होते हैं, नॉट वाले जवाब बहुत गलत होते हैं लोगों के। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कैरेक्टराइज असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण बोले तो मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, जो बच्चे की लाइफ से जुड़ा हुआ हो, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज्ड बिल्कुल सही तरीका नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव, चलो ठीक है, बच्चे के हर एक पक्ष को, फॉर लर्निंग क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट में आएगा। फिर भी अगर हम बात करें फॉर्मेटिव पक्ष में आएगा या क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव कोई पक्ष होता नहीं है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी बच्चा मीनिंगफुली सीखे। तो एक तो व्यापक, व्यापक का मतलब क्या होता है, होलिस्टिक एस्पेक्ट, होलिस्टिक एस्पेक्ट, यानी बच्चे का करिकुलर प्लस को करिकुलर। करिकुलर क्या होता है, शैक्षिक पक्ष। सह शैक्षिक क्या होता है, जो को करिकुलर, स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव की, तो इसमें सभी पक्ष आ गए, ठीक, तो ये बात सही हो गई। फॉर्मेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं यहां, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कैरेक्टराइज असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। देखिए इन्होंने खाली फॉर लर्निंग नहीं लिख दिया था। अगर फॉर लर्निंग लिखा होता तो हम कहते हैं हाँ फॉर्मेटिव है, ठीक है ना। तो लेकिन ये भी बात सही है, फॉर्मेटिव किस लिए होता है, फीडबैक के लिए होता है, कि मीनिंगफुल लर्निंग हो सके। दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं, और ये क्वेश्चन स्पेशली इसीलिए डाला गया है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, है ना। ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है, आया हुआ क्वेश्चन है, और दोनों ही आंसर्स को इन्होंने सही माना है ना। सी भी सही है और बी भी सही है, और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सिर्फ एक आंसर चूज करना होता तो कॉम्प्रिहेंसिव सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वॉल्व्स, यानी समावेशी शिक्षा किस चीज को इन्वॉल्व करती है, ये पूछा है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। देखिएगा, प्रोविजनिंग अ बैरियर फ्री एनवायरमेंट, यानी कि एक बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान करना, यानी बैरियर ना बने आपका एनवायरमेंट। बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है और आप उसको 4th फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ के जाने को कहेंगे, तो ये बैरियर बन गया आपका एनवायरमेंट। हमको चाहिए बैरियर फ्री एनवायरमेंट, कि हम रैंप बना दें, स्कूल में लिफ्ट लगा दें, कुछ भी इस तरह का जिससे बैरियर ना बने एनवायरमेंट। सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, देखिए सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है ना। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जैसे मदर नेचर हमको भेदभाव नहीं करती, वैसे ही आप बच्चों को अलग अलग लेबल करके, अलग अलग सेपरेट ग्रुप में बिठा करके सही नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड एप्रोप्रिएट लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी एप्रोप्रिएट लेबलिंग, ठप्पा लगा दिया, ये वीक है बच्चा, ये खराब है, ये भी गड़बड़ है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल में नहीं आता। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंसेस एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी एकदम बढ़िया चीज है कि आप अपने मेथड्स में, अपने स्ट्रक्चर में चेंज ला रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ ही सही लग रहे हैं भाई। फर्स्ट और फोर्थ कहीं है भी साथ में, हाँ, ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। फर्स्ट और फोर्थ जो है यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच ऑफ द व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अ टीचर शुड नॉट। देखिए ग्रुप कैसा है, डाइवर्स, जहां विभिन्नताओं वाले बच्चे हैं। एक बच्चा है जो डिफरेंट भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं, तो उनके साथ डील करने का कौन सा तरीका सही नहीं है पूछा है, नॉट लिखा है। अगर हम बात करें छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एनकरेज डिबेट्स एंड डिस्कशंस, बच्चा एक्टिव है बिल्कुल करो भाई, बच्चे को एक्टिव रखना है। मैं तो बच्चा एक्टिव है यहाँ पे तो करो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा करो, डिफरेंट बच्चे हैं, डिबेट होगी। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, यानी टीचर के खुद के कुछ पूर्वाग्रह हो सकते हैं, वो जिस जाति से आता है, जिस समूह से आता है, जिन चीजों को मानता है, उसके आधार पे ऐसा हो सकता है कि आपको पता भी ना लगे, बट आप बायसनेस कर रहे हो क्लासरूम में, है ना। तो ये बात भी है, तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए खुद के ही बायसेस पे, खुद के ही स्टीरियोटाइप पे, क्योंकि आप भी इंसान ही हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आपके कोई बायस नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये भी बात सही है।
फॉलो अ यूनिफॉर्म करिकुलम एंड स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन, यानी एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना, ये गड़बड़ है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सबके लिए एक जैसा। यूनिफॉर्म कपड़ों में सही लगती है स्कूल में, लेकिन आपके मेथड्स में, आपकी सोच में, आपके तरीके में गड़बड़ हो जाएगी अगर यूनिफॉर्म करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है जी। एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन, यानी सबके लिए एक जैसा। स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन नहीं, फ्लेक्सिबल चाहिए हमको, डिफरेंशिएटेड चाहिए। तो यही गड़बड़ है, नॉट वाला आंसर मिल गया हमको। अडॉप्ट द लेक्चर मेथड्स एज द ओनली पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, ये और खराब है। ये सिर्फ लेक्चर मेथड को आप एकमात्र तरीका मान लें, ठीक है ना। देखिए अब दो खराब कैसे मिल सकते हैं, एक तो तरीका हमको कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ टीचर शुड नॉट फॉलो अ यूनिफॉर्म करिकुलम एंड स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन पेडागोजीज, एनकरेज डिबेट्स एंड डिस्कशंस, चलिए ये भी ठीक है। अडॉप्ट द लेक्चर मेथड एज द ओनली पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, डाइवर्स बच्चे सिर्फ अगर आप लेक्चर मेथड को ही एकमात्र तरीका मान लेंगे तो गड़बड़ तो होगी। तो व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना, ये भी गड़बड़ है। इसमें दोनों ही, आपका ये सी भी गलत है और देखा जाए तो डी भी गलत है, क्योंकि पूछा है डाइवर्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए टीचर शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए उनके साथ इंटरेक्ट करने में। लेकिन एक बार को हम ये लेक्चर मेथड फिर भी झेल लेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म करिकुलम और स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन हम नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे, इसमें सी ही हम मान के चलेंगे। लेक्चर मेथड में हम चलो ये मान लेंगे कि क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप को अगर डील करना होता है तो हम लेक्चर मेथड फिर भी यूज कर लेते हैं, जो कि करना चाहिए नहीं हमको। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो सी के साथ हम यहाँ जाएंगे, मजबूरी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 की। तो अजर्शन यानी आपका अभिकथन और रीजन, ये क्वेश्चंस नए आने शुरू हुए हैं जब से पेपर ऑनलाइन गया है, और अब ये आ सकते हैं आपके सामने कभी भी, ऑफलाइन में भी आ सकते हैं। अ टीचर शुड मेक प्रोविजन सच एज गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर रिटन टेस्ट एंड प्रोविजनिंग फॉर अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स अदर देन बुक्स टू सपोर्ट चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने में कठिनाई है, रीडिंग डिफिकल्टी है। बच्चा 100 को वॉज पढ़ेगा, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है ना। तो अगर हम बात करें पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में होती है कठिनाई। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो ठीक रहेगा। ट्रू है, ये बात एकदम सही है। चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हो गई। ये आपका फेवरेट जवाब बन गया। अक्कड़ बक्कड़ करके भी कर देते हैं कई लोग इसका जवाब। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड स्टूडेंट्स इन विजन, यानी उन बच्चों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है, असिस्ट करती है जिनको देखने में समस्या है। यानी कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? तो हेडफोन, जिनको देखने में समस्या उनको हेडफोन दे देंगे। भाई सुनने में समस्या थोड़ी, सुनते तो ठीक ही है, हेडफोन का क्या करेंगे वो, है ना। तो ये कोई एड थोड़ी हुआ, ये कोई हेल्प थोड़ी हुई। एड का मतलब है जैसे फर्स्ट एड देते हैं, भाई चोट लग गई किसी को उस टाइम के लिए पट्टी वट्टी बांधने की, तो ये वैसा ही एड है कि जो हेल्प करे। तो हेडफोन से हेल्प विजन वाले की नहीं होगी, हियरिंग इंपेयर्ड की होगी। जो दृष्टि बाधित की हेल्प हेडफोन से नहीं होती, जो श्रवण बाधिता है उसकी हेल्प हो जाएगी हेडफोन से, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत होती है। पिक्चर बेस्ड वर्कशीट्स, अब जिसको देखने में दिक्कत है उसको पिक्चर बेस्ड वर्कशीट दोगे तो उसके किस काम की है वो? ब्रेल सिस्टम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, बिल्कुल जो व्यक्ति को देखने में दिक्कत है उसको टच एंड फील टैक्टाइल मटेरियल देते हैं, जिससे कि वो देख तो नहीं सकता, बाकी सेंसर्स तो हैं, टच और फील मटेरियल, सुनने से रिलेटेड कुछ, वो सब चल जाएगा। तो ब्रेल सिस्टम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली का यूज करना, जो लुई ब्रेल लेकर के आए थे, है ना। हियरिंग एड नहीं चाहिए, हियरिंग एड हियरिंग वाले बच्चे को चाहिए होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है? रचनात्मकता, है ना। क्रिएटिविटी क्या है? रचनात्मकता है। तो अगर हम रचनात्मकता की बात करें तो कौन सी एक बात रचनात्मकता के बारे में सही है? रचनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया, कुछ नॉवल, कुछ ओरिजिनल करना, कुछ मौलिक करना, है ना, कुछ डिफरेंट करना। डिफरेंट क्या हो सकता है भाई? डिफरेंट क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है पहले पानी की टंकी भरती थी और आवाज नहीं आती थी, आज के टाइम में क्या हो गया है, वो बजर आ गए हैं, या फिर वो जो एक मैडम है जो घंटी लगा के जाते हैं आपके अंकल, मतलब इलेक्ट्रीशियन,
और वो पानी की टंकी भरने पे वो क्या बजेगी घंटी कि भैया पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद कर लीजिए, आपका सर खा जाएगी वो, है ना। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी लगाई किसी ने, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कुछ डिफरेंट सोच करके। अगर सब सोचते यार खुद से ही देख के, जब पानी बहना शुरू हो जाए और पानी बहता रहे 2 घंटे तक, तब जाकर के बंद करो मोटर, है ना। लेकिन किसी ने तो क्रिएटिविटी लगाई होगी कि पता लग जाए। तो ये क्या हुआ, जब घर में कोई आता है बेल बजती है, वो भी किसी ने तो नया नया कुछ सोचा ही होगा। तो क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया। तो क्रिएटिविटी का इंडिकेटर क्या है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हुई होगी ना किसी के मन में कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, यानी इंडिपेंडेंस मतलब आप स्वतंत्र सोच है आपकी, बंधी हुई नहीं है। अगर किसी ने यही मान लिया होता अरे ऐसे थोड़ी होता है, इसका तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो भी नहीं निकल के आती वो बात। अडेप्टेबिलिटी, नई सिचुएशंस में आप क्या कर जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं। हाई लेवल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी एकाग्रता में उच्चता होती है, ध्यान लगा के कहीं सोच पाना किसी सॉल्यूशन पे, ये बात भी सही है। नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, देखिए क्रिएटिविटी में रिपीटेड प्रैक्टिस का कोई खास रोल है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे तो आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। क्रिएटिविटी के लिए ट्रायल एंड एरर नहीं होता, या बहुत सहायक नहीं होता, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। यहां पे आपको हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज करना पड़ेगा, जो आपका ट्रायल एंड एरर से काम नहीं चल पाएगा, रिपीटेड प्रैक्टिस काम की नहीं है। तो ये चारों बातें सही हैं, इसमें सी ऑप्शन ही सही होगा। जो